हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 यानी कि इकोनॉमिक्स, ये आपने किस तरह से पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं कि ये वीडियो जो एप्लीकेबल रहेगी वो सीए फाउंडेशन कि जो मई 25 स्टूडेंट्स होंगे, जो मई 25 या जून 25 में अपना अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट थिंग, आपका देखो जो पेपर नंबर 4 है आपका सीए फाउंडेशन में, देयर आर टोटल 4 पेपर्स, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड देन इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, तो पेपर नंबर 4 में आपका पहली बात तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर है, टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का रहेगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लिख के आपने सॉल्व करने होते हैं वो नहीं आएगा इसमें। ये वन ऑफ द एडवांटेज है इस पेपर का। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि इकोनॉमिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, राइट। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ये पेपर मुश्किल लग रहा है। नो, दिस इज वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन अगर आप इसको पूरी प्रॉपर टेक्निक के साथ हैंडल करो तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस 100 एमसीक्यू में आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल होगी, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी। अब सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझ लेते हैं कि मैम इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ। रजे, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपके जैसे 100 एमसीक्यूज आएंगे, आपको ये पेपर 100 मार्क्स का आएगा, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली 100 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, रॉन्ग कर देते हो मतलब ऑप्शन था ए पार्ट लेकिन आपने टिक कर दिया बी पार्ट, आपने गलत वाला ऑप्शन टिक कर दिया, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट नहीं होगा, आपके 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चे कहते हैं मैम नेगेटिव मार्किंग का मतलब तो हमने ये पढ़ा था कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अरे रजे, आप ध्यान से सुनो, वो नेगेटिव मार्किंग थोड़ा होगी, वो तो फिर पॉजिटिव बन गई। क्यों? क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, नॉर्मली अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके अगेंस्ट आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है, राइट। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 प्लस 0.25 एक्स्ट्रा कटेगा ना, तभी वो नेगेटिव मार्किंग बनेगी, है ना। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। दूसरी बात, अगर आप उस क्वेश्चन को लीव कर देते हो, आप उसका आंसर ही नहीं करते, आप कहते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरा पेपर छूट गया एंड ऑल दैट वगैरह, तो उस केस में आपका 1 मार्क ही डिडक्ट होगा, उस केस में आपका 1 मार्क ही डिडक्ट होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि आप इन 100 एमसीक्यूज में सिर्फ वही एमसीक्यू सेलेक्ट करो या सॉरी जो टिक करो या सर्कल करो जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको कहीं पर डाइसी लग रहा है, जैसे लेट से सपोज करो कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, आपके चैप्टर नंबर 2 में डिमांड का टॉपिक है, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका एक टॉपिक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, लीव कर दो क्वेश्चन को। 1.25 मार्क्स डिडक्ट करने से बेटर है हम 1.1 मार्क्स ही डिडक्ट करवा लें, राइट। ये उन टॉपिक्स के लिए होगा जो आपने बिल्कुल भी नहीं किए हुए हैं। ठीक है, मान लो अगर आप 100% पेपर कवर करके नहीं जा रहे हो, उसमें से कोई सिर्फ कुछ पोर्शन छोड़ के जा रहे हो, ये मेथड हमने छोड़ दिया या ये पर्टिकुलर एरिया हमने छोड़ दिया एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये उस केस में एप्लीकेबल होगा। दूसरा, तुक्का यहाँ पर बिल्कुल नहीं मारना आपने, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको 80 to 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर?
अब आते हैं इसके सिलेबस पर। तो ये रही पैटर्न की बात। सिलेबस पर आते हैं। रजे, आपका जो सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक एक करके बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले मैं ब्रीफली कोशिश करूंगी कि आपको इन चैप्टर्स के बारे में बताऊं। उसके बाद रजे हम लोग करेंगे कि कौन से चैप्टर को आपने किस तरह से हैंडल करना है, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं तो ये चैप्टर जो आपका रहेगा इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा, जिसमें इकोनॉमिक्स ओरिजिन कहाँ से हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ऑल दैट। तो ये तो रहा आपका चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करूं तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये तो सब बच्चों वाली चीजें हैं, राइट। ये तो आप लोग कर ही लोगे कहीं ना कहीं। थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये सारी चीजें हम +1 +2 में भी कवर करके आते हैं अगर हमने वहां पे ढंग से किया होगा। बट इसमें जो टेक्निकल एरिया है जहां पर आपने नई चीजें सीखनी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। नो डाउट यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं +1 +2 में भी, बट इतना इन डेप्थ हमने नहीं किया होता जितना सीए फाउंडेशन में है, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, ये सारे टॉपिक्स कंज्यूमर बिहेवियर में आएंगे। नेक्स्ट सप्लाई, सप्लाई वाला क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया हुआ है, बट थोड़ा सा कम लेवल पे किया हुआ है, डिमांड को ज्यादा एक्सटेंड किया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में सबसे पहले आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ोगे कि एक प्रोड्यूसर, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोगों की डिमांड को एनालाइज करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है ज्यादा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है एंड ऑल दैट। ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, डिमांड, ये सारा चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद रजे बात आती है, अब प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करनी है, चीजें प्रोड्यूस करनी है ना। तो अगर अब मुझे चीजें प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे भी जाने से पहले आपको बहुत सारी चीजें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होता है। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में बेसिक्स के बाद आप लोग पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, देन डिसाइड करेंगे कि उन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी आपका कॉस्ट फंक्शन रहेगा। शॉर्ट रन में कॉस्ट किस तरह की होती है, राइट, लॉन्ग रन में जो कॉस्ट है वो किस तरह की आती है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ चैप्टर नंबर 2 एंड 3 आर रिलेटेड, थोड़ा बहुत 8-10% का आता है रेलेवेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद है राजे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट फॉर्म, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी होती है, ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट है आपका जो मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट, उसके फीचर्स। अच्छा, चैप्टर 4 यूनिट 1 में आप लोग क्या करोगे, यूनिट 1 और 2 में यही पढ़ना, ठीक है। यूनिट 1 में डिफरेंट मार्केट्स फॉर्म एंड यूनिट 2 में हमारा आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, ठीक है। जैसे अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट है। यूनिट नंबर 3 इन डिटेल है, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत हैवी वेटेज रखता है ये वाला यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि आप अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स प्राइस कैसे डिटर्मिन करते हो। चैप्टर नंबर 5 इज रिलेटिवली स्मॉल एंड इजी ऑल्सो। चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस साइकिल्स के बारे में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 रजे किस बारे में बात करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। पहली बात यूनिट 1 है इसका नेशनल इनकम के बारे में, वेरिएबल्स, जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी किसको बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, राइट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड ऑल दैट। उसके बाद नेक्स्ट किजीशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। किजीशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम मतलब देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ना वो पास्ट में हमारी कितनी एक्टिविटीज रही, पास्ट में हमने कितना नेशनल इनकम जनरेट किया, ये बात करता है। यूनिट 2 में आगे आने वाली फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी रहेगी, कितनी रहेगी, एंड ऑल दैट वगैरह, ये यूनिट 2 में समझेंगे। यूनिट 1 में हम लोग करते हैं वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यूनिट 2 में 2 सेक्टोरल मॉडल, 3 सेक्टोरल मॉडल और 4 सेक्टोरल मॉडल। चैप्टर नंबर 7 इज टोटली सब्जेक्टिव वन, मतलब थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा है, तकरीबन 80% चैप्टर आपका ये थ्योरी है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब मार्केट फेल हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मार्केट नहीं दे पाती। जैसे मैं बताऊं कि मैरिड गुड्स, अब मैरिड गुड्स ऐसे होते हैं कि वो मार्केट हमें नहीं दे पाती, क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन हो सकता है कम हो मार्केट में, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर आती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आती है, वो फंक्शन करती है, तो वो उन मार्केट की कमियों को पूरा करती है, ठीक है। तो ये हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग तरह के गवर्नमेंट फंक्शन, मार्केट फेलियर्स और मार्केट फेलियर्स से निपटने के लिए क्या चीज़ें गवर्नमेंट करती है, ये सब पढ़ना है। मनी मार्केट अगेन आपका ये टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। मनी मार्केट एज द नेम सजेस्ट आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम होती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम करता है, मनी डिमांड का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 9 इज इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी है इसमें। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इसकी थ्योरीज हैं, कैसे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में चेंजेस आए, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड ऑल दैट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज थ्योरेटिकल चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस या अब प्रेजेंट वाली जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरह से इन्वॉल्व होकर आ रही है, ठीक है। तो ये सारे तो बात रही आपके चैप्टर्स की। नेक्स्ट अब आपने चैप्टर्स ये रेडी कैसे करने हैं, देखो अपने दिमाग में ना ये बात आप बिठा लो कि आपने जब भी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैं एक बात बताऊं, मैं अगर आपके सिलेबस को डिवाइड करूं मैं आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर 4, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 6 to चैप्टर 10। चैप्टर 1 to 4 जो है ये लिंक्ड है, मतलब 1 को आप निकाल दो, 1 तो बेसिक हो गया, 2, 3 and 4 आर हाईली लिंक्ड चैप्टर्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बेस्ड है। इसमें इंडिविजुअल फर्म की डिमांड, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन, इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट, इसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट 4 मार्केट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 जो आपने करने हैं ये लाइन वाइज करने हैं ऐसे ही, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर मई और जून 2025 अटेम्प्ट और आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, डोंट गो डायरेक्ट टू चैप्टर 3 और चैप्टर 4। फर्स्ट कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3 एंड देन चैप्टर नंबर 4, राइट। उसके बाद आते हैं 6 to 10 पे। तो 6 to 10 में आपने सबसे पहले जो अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इफ यू वांट कि मैम हम टेक्निकल चैप्टर्स पहले कर लेंगे नॉन टेक्निकल्स जो हैं वो चल जाएंगे, तो उस केस में सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 6 पे लेबर करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी मैं वेटेज की भी बात करूँगी, ठीक है। चैप्टर 8 उसके बाद प्रिपेयर करो। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो भी काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है। 9 and 10, 7, 9 and 10 है थ्योरी पोर्शन। अब उसके बाद रजे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आपने ये जो पेपर है उसमें वेटेज क्या है इन 10 चैप्टर्स की। तो वेटेज की अगर मैं बात करूं रजे, सबसे ज़्यादा वेटेज है चैप्टर नंबर 6 की। देखो बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि मैम एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। देखो एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता पाऊंगी, अगर मैं पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करूं तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका 10 से 12 नंबर का आया, 15 मार्क्स का भी देखा गया, 15 मार्क्स तक नेशनल इनकम का चैप्टर है ये, वहां से आया है। दूसरी बात राजे, आपने जो चैप्टर्स करने हैं, देखो करना तो हमने सभी कुछ है, छोड़ने का स्कोप कुछ भी नहीं है। अब जैसे चैप्टर 10 है उसमें से सबसे कम नंबर का आता है, चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिक चैप्टर है उसमें से भी सबसे कम नंबर का आता है। बाकी सब चैप्टर्स की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, किसी की 10 होगी तो किसी की 12 होगी, बस फर्क इतना होता है, ठीक है। दूसरी बात राजे, मैं कुछ चैप्टर्स लिख रही हूं, जैसे कि आप लोग ये देखो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6 एंड 8। राजे ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप नोट्स बनाए बगैर नहीं कर सकते। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हो, जहाँ से भी सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो या क्लासेस ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स के प्रॉपर वाले नोट्स मेंटेन करो, राइट। 2, 3, 4, 6 एंड 8, क्योंकि बचा कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एंड 9 एंड 10। देखो 9 चैप्टर इज लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग नोट्स की आप ले कर सकते हो। एंड चैप्टर नंबर 7 इज थ्योरेटिकल, सिर्फ 20 से 25% पार्ट जो है वो इसमें टेक्निकल आता है, थ्योरी चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं नोट सजेस्ट नहीं करती, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन चैप्टर्स को नोट्स के बगैर नहीं पढ़ना। दूसरी बात, आपका अगर आप 2, 3, 4, 6 एंड 8 चैप्टर ये अच्छे से कर लेते हो, यू कैन हैंडल एमटीपी और क्वेश्चन पेपर इजीली, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो जैसे 5 चैप्टर है वो बिजनेस साइकिल्स के बारे में है। अब बिजनेस साइकिल्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसका रेलेवेंस 6, 7, 8 में भी आता है, 9 में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को तैयार करना है। डोंट जंप टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, जिस सीरीज में इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है उसी सीरीज में करना है आपने, ठीक है, क्लियर। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।